हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर, एक्स निट फैकल्टी कोटा। हम लोगों को आज जो डील करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का एग्जाम 25 मार्च को हो चुका है, जिसका सेट 2 और 3 मैंने आप लोगों के सामने जनरली जितने भी सॉल्यूशन था उसके आंसर की प्रोवाइड करा दी है और एक परफेक्ट आंसर आप जो 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 क्वेश्चंस किए थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक ऐसे मैटर की जरूरत है जहां सेट 1, 2 और 3 इन तीनों के एमसीक्यू और असर्शन रीजन को मैं एक साथ एक बंच में आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप एक बार देख सके, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में, ठीक है, जिसने सेट 1 दिया उसको 2 और 3 के क्वेश्चंस नहीं मालूम है, जिसने 2 दिया उसको 1 और 3 के नहीं मालूम है। इस तरह से हर बच्चा जो आगे तैयारी कर रहा है, चाहे सेट की कर रहा हो चाहे नेट की कर रहा हो, उसके लिए ये लेक्चर फायदेमंद होगा क्योंकि उसको सभी सेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेट 1 के क्वेश्चन मुझे नहीं मिले थे, लेकिन सेट 1 में मैंने क्या किया, उसको टाइप करके आपके सामने दे दिया है, तो सभी को वन बाई वन डील कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2025 की जो क्लास है हमारी, जो हमारा पेपर हुआ जो 25 मार्च को हुआ, उसके ऑल सेट 1 to 3 के एमसीक्यू, ठीक है, और असर्शन और रीजन, इन क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग ना जाए इसको। हम लोग सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि हम सबसे पहले जो क्वेश्चन को डील कर रहे हैं वो क्वेश्चन है हम लोगों का सेट 2 का, फिर सेट 3 लेंगे, देन सेट 1 लेंगे, क्योंकि सेट 1 को हमने हैंड रिटन लिख रखा है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द एंजाइम राइबोजाइम इन बैक्टीरिया दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो पूछा गया है कि भाई एक ऐसा एंजाइम है राइबोजाइम जो बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, और वो जो होता है वो किसके थ्रू इंडिकेट होता है। आपको जान मालूम है अलग अलग टाइप्स के आरएनए होते हैं। 28 एस आरएनए होता है, 5 एस आरएनए होता है, 26 तो दिया है इसने, 23 और एस दिया है। असल में क्या होता है कि जो इनमें होता है, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया वगैरह में, जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है, उस लार्ज सब यूनिट से ये राइबोजाइम जो होता है वो होता है, वो जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है। वही आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाता है, एक एमिनो एसिड आता है फिर दूसरा एमिनो एसिड आता है, दो एमिनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बनता है, इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, वो स्टार्टिंग कर देता है, जो जरूरी भी है, ठीक है। और 51 जो होता है, इसमें अमीनो एसिड आते हैं पार्टिसिपेट करने और उससे काम चलता है। और ये जनरली जो होता है वो कौन से आरएनए के थ्रू होता है, 23 एस आरएनए के थ्रू होता है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और पर्टिकुलरली आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 23 एस आरएनए। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे हम। वेने प्योरटॉल पी प्लांट Pisum sativum with green pod is crossed with the dwarf plant with yellow pod, and how many dwarf pea plants out of 16 will be produced in F2 generation। ये तो कंफर्म हो गया कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू दिया गया है। हम लोगों को यहाँ का रेशियो मिला है 9, हम जानते हैं क्या होता है, 9:3:3:1, ये रेशियो होता है। हम एक कुछ जानते हैं कि जो टू क्रॉस दो करेक्टर लिए हैं वो टोल प्लांट के साथ ग्रीन पॉड लिया है, टोल प्लांट ग्रीन पॉड, और जो दूसरा प्लांट है वो कैसा है, वो है ड्रॉप प्लांट विद येलो पॉड। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल मालूम है तो आपको मालूम होगा कि टोल प्लांट और ग्रीन पॉड वाले ये 9 होंगे, ठीक है, और जो ड्रॉप प्लांट और येलो पॉड वाले ये 1 होंगे। ये तो कंफर्म हो गया, ये पेरेंटल कंडीशन आ गई। अब रिकॉम्बिनेंट कौन से होंगे, ये 3 और ये 3। इन 3 में क्या होगा, टोल के साथ ग्रीन पॉड नहीं होगी, येलो पॉड होगी, टीवाई वाले। ये टीजी है ना, और ये डीवाई है। अब ये जो 3 होंगे, यहाँ ड्रॉप के साथ जो है वो येलो पॉड नहीं होगी, ग्रीन पॉड होगी, ड्रॉप के साथ ग्रीन पॉड होगी। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान है, हाउ मेनी ड्रॉप प्लांट पी प्लांट आउट ऑफ द 16। ये 16 प्लांट्स में ड्रॉप कितने हैं, तो डी डी कहाँ आ रहा है, डी जी और डी वाई दोनों में आ रहा है। तो 3 प्लांट तो ड्रॉप ग्रीन है और 1 ड्रॉप येलो, वो ड्रॉप पूछ रहा है, बाकी कलर नहीं पूछ रहा आपसे।
तो 3+1 कितना हो जाता है, 4 प्लांट्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था लेकिन आसान था। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। Some of the important goals of Human Genome Project are given below. Choose the correct goal of Human Genome Project. Identify approximately 20,000 to 30,000 genes in human DNA. हमारी अगर एनसीईआरटी देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो डाटा यूज किया गया है वो 20,000 टू 25,000 यूज किया गया है। इसने 30 लिया है। एक तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। अप्रोक्स भी अगर अपन दें तो अप्रोक्स में ही दिया है हमारी एनसीईआरटी ने। ठीक है, अगला है डिटरमाइन द टू सीक्वेंस ऑफ 2 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए। ये लाइन भी बिल्कुल एनसीईआरटी की है, लेकिन यहाँ 2 बिलियन की जगह कितना है, 3 बिलियन है। इसलिए ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। हमको चूज क्या करना है इसमें कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलो ठीक है, दो तो हो गए। तीसरा देखते हैं, ट्रेस ह्यूमन हिस्ट्री एंड डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस। ना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं, तो बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है। अब पक्की बात है, जब 3 गलत हो गए तो सही है। एड्रेस द इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, एएलएसआई बोलते हैं उनको, आपको अच्छी तरह याद आ गया होगा, दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही, एएलएसआई के लिए प्रोजेक्ट था। ठीक है, शुरू के 2 स्टूडेंट में मामूली सी मिस्टेक्स करके उसको इनकरेक्ट कर दिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेड्स इन शो इन द क्रॉस गिवन बिलो। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी क्रॉस है उसमें जो सी कैरियर जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर है, जो वुमन में कैरियर है, और हम देख रहे हैं कि मेल में क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर कर रहा है, डिजीज कर रहा है ना, एक्स वाई कंडीशन में वो डिजीज कर रहा है। अब पक्की बात है कि ये जो भी है, ये क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो ऑटोसोमल में नहीं है, तो ये ऑटोसोमल का तो ऑप्शन हमारा यहाँ जितने भी क्वेश्चंस थे वहां पर ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही जाता है, ये ऑटोसोमल वाला। तो अब जनरली होता क्या है, जितने भी ये एक्स लिंक करेक्टर होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते, रेसेसिव होते हैं। इसी की वजह होती है कि जनरली हम कैरियर फीमेल देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन था, सीधी एक लाइन से क्वेश्चन था, है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स व्हिच रेफर टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लोगों को डील करना है। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, बिल्कुल सही है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है, क्योंकि लास्ट में हमसे पूछा गया है चूज द ऑप्शन विच विद ऑल द ट्रू स्टेटमेंट्स, यानी जहां स्टेटमेंट हमको रॉन्ग लगेगा वहीं उसको हम हटा देंगे। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल बिल्कुल सही है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द मेल एसेसरी ग्लैंड। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी गई है। वो क्या कर दी गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड नहीं होती, ये सिंगल होती है ना। मामूली सा थोड़ा सा अंतर फर्क किया, और क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा तो गलती हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेक्रेशन ऑफ द मेल एसेसरी कॉन्स्टिट्यूट टू द सेमिनल प्लाज्मा। देखो, अगर अपन बात करें कि जो मेल एसेसरी कॉन्स्टिट्यूट होता है, द सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ना, वो मेल एसेसरी ग्लैंड से क्या होता है, वो रिलीज होता है। चलो अच्छी बात है। सिक्रेशन ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, बिल्कुल सही बात है कि जो बल्बो यूरेथ्रल, ये तो बिल्कुल सही हो गया, मेल एसेसरी ग्लैंड जो होती है वो सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करती है ना। सिक्रेशन ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस इज नाउन ऑफ फॉर स्किन। देखो, इनलार्ज पार्ट होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं बच्चों, ना कि फोर स्किन। फोर स्किन तो अगला पार्ट होता है जो उसको कवर करता है पेनिस को, ये ग्लांस पेनिस होता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच ऑफ फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। कैल्शियम ये भी होता है, एंड सर्टेन एंजाइम ये भी होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड और थर्ड एंड फिफ्थ, और सेकंड थर्ड और फिफ्थ हमको कहाँ मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं।
ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है सिमिलर वे में सेट 1 में भी आया है, बस वहां डाटा चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, सेट 1 में आई थिंक सो उसको जो दिया गया है ना, वो इस तरह से दिया गया है कि जो है 7 की जगह 6 दे दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम की दिया है। ठीक है ना, तो उसको बस क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन तीनों सेट में पूछा गया है। इफ ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ 60 इंडिविजुअल, इन 60 इंडिविजुअल से हमको ज्यादा कोई मतलब नहीं, इन ए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम for a gene with two alleles capital B small b with the same frequency of L capital B 0.7 and the genotype frequency of the capital B small b को हमको मालूम करना है। हम जानते हैं अगर हम हार्डी वेनबर्ग को यूज कर रहे हैं और इसी स्टेट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हमारे पास एक स्टेट आती है और वो क्या आती है, कैपिटल बी का स्क्वायर 2 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी का स्क्वायर पूरा स्टेट 1 हो जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिए। पी क्यू वहां दे रखा था, हमने कैपिटल बी स्मॉल बी कर लिया, उससे तो कोई जरूरत नहीं है। एक एलिल है कैपिटल बी, एक स्मॉल बी। अगर हमसे पूछा गया कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, तो कैपिटल बी की वैल्यू हमको दे रखी है 0.7। अब स्मॉल बी की वैल्यू हम कर सकते हैं मालूम, 1 में से 0.7 लेस कर लेते हैं क्योंकि इक्वल अमाउंट 1 ही होता है हार्डी वेनबर्ग में, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि 0.3 हमारे पास स्मॉल बी की वैल्यू आ जाती है, तो ये 0.3 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों से कहा जाता है कि आपको कैपिटल बी स्मॉल बी मालूम करना है, तो स्टेट क्या बोलती है, ये 2 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, हम जानते हैं 0.7 इंटू 0.3 होता है 0.21 और 0.21 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.42, जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इस तरह से इसको सोल्व करना था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना था कि कैपिटल बी स्मॉल बी पूछा है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर हमको देना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ डीएनए द परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। हम जानते हैं कि प्यूरिन का जो अमाउंट होता है, प्यूरिन का अमाउंट जो होता है वो pyrimidine के अमाउंट के इक्वल होता है, यही ये बोलता है। वो प्यूरिन कौन होते हैं हमारे, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, और साइटोसिन और थाइमिन क्या होते हैं, डीएनए में हमारे क्या होते हैं, pyrimidine होते हैं। अगर हमको दिया गया है कि थाइमिन का अमाउंट 20 है तो वो अमाउंट किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाता है, 40। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप आ जाता है कि भाई 40 हो गया। अगर ये 40 है तो अगर 100 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60, अंडरस्टूड है। वो 60 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडेनिन और गुआनिन में। तो इसका मतलब पक्का है कि एडेनिन भी 30 होगा और गुआनिन भी 30 होगा। ऐसे भी हम इसको डील कर सकते हैं आसानी से। तो 30% का ऑप्शन हमको ऑप्शन सी में मिल रहा है और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और आप मैथमेटिकल भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको शो करवा दिया कि भाई ऐसे भी आप सोच सकते हैं। क्लियर, तो 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं सोल्व आप। तो ये 7 इसका आंसर करेक्ट आ गया बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर एम्ब्रियो ऑफ द फ्लोइंग प्लांट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब जो फ्लोइंग प्लांट होते हैं उसके एम्ब्रियो से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। ठीक है, और हम लोगों को वहीं पर ध्यान देना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। द जाइगोट फॉर्म ए प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर एंड मैच्योर एम्ब्रियो। चलो ठीक है, मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो ओनली आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। द एम्ब्रियो डेवलप ऑफ ए माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जहां पर अपन को कुछ भी सोचना पड़े। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis. A typical dicotyledonous embryo बिल्कुल वो होता है, consists of an embryonal axis and scutellum। ये एक बात गलत है कि dicotyledonous में scutellum नहीं होता, monocotyledonous में होता है। तो ऑप्शन 4 जहां जहां गलत है वो दो ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है,
अब ऑप्शन थर्ड हमको कहाँ मिल रहा है, देख लो, इतने से लाइन से हमारा आंसर मिल गया। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट था। अगर हमको एक करेक्ट आंसर मालूम था, इसलिए मैंने ध्यान कर कर पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट नहीं करा। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं भी आपकी तरह ही वैसे चला जैसे मुझे चलना था। पहले मैंने आपको उस तरह से किया कि भाई पहला करेक्ट है, अब इसको देख लो गलत है, ये सही है, तो उसके हिसाब से अब देखो ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। क्योंकि स्कूटेरम कहाँ होता है, डाइक्रोटम मोनोकोट में होता है वो तो यहीं से ही खेल खत्म हुआ है इसका। और माइक्रोपेलर एंड पर एम्ब्रियो सेक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। थर्ड ऑप्शन हमको मालूम है, फोर्थ रॉन्ग है, तो उससे हमारा आंसर आ गया। इसका मीन्स सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों का है कि मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इस फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो होता है कि जाइगोट फॉर्म है प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर मैच्योर एम्ब्रियो, ये जो है ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। बस इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, डायग्राम मालूम होना चाहिए, और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस था बच्चों वो मालूम होना चाहिए। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो एचआईवी वायरस होता है, ठीक है, वो किस ग्रुप का होता है? तो ये जनरली हम जानते हैं रेट्रो वायरस है। सीधा स्टेट क्वेश्चन है, जनरली हमको इसमें कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल दैट आर इवोल्व्ड into the first amphibian during evolutionary history वर। देखो, अगर आपसे पूछा गया है कि यार एम्फीबियंस कौन सा है, फर्स्ट एम्फीबियन, और आपने एनसीईआरटी की लाइन इवोल्यूशन में ध्यान से पढ़ी है, तो वहाँ लोबोफिन है, और जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो बताती है कि फर्स्ट एम्फीबियन है। करेक्ट स्टेट मतलब पहला क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन। अगर आपको स्टेट मालूम है तो एटजी गोइंग में कर लेते आप, इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन आरओपी साइट। अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरओपी साइट उस पर होता है वो कौन होता है ना? अगर अपन देखें कि बीएमएचआई ये कहाँ होता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा जाए तो ये होता है पर्टिकुलरली टेट्रासाइक्लिन साइट पर। पूर्वा फर्स्ट, पीवी सेकंड, पीवी फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट जनरली कहाँ होता है? ये दोनों होते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पर होते हैं, टेट्रासाइक्लिन पर होते हैं। इको आर फर्स्ट जो होता है बिल्कुल अलग होता है, यूनिक। तो पीवी सेकंड बचा हमारे पास, जो कहाँ पर होता है? पर्टिकुलरली आरओपी साइट पर होता है। आपको डायग्राम मालूम होगा कि इस तरह से पीबीआर 322 होता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली दो साइट्स जनरली हमको यहाँ मिलती हैं, यहाँ टेट्रासाइक्लिन वाली होती है या एम्पिसिलिन वाली होती है। यहाँ पर क्या होता है? पीवीयू फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट, और क्या होता है? पीएसटी फर्स्ट। और इधर कौन सा होता है? बीएमएचआई, और क्या होता है? एसएल फर्स्ट होता है। अब जनरली क्या होता है? इक्वार फर्स्ट बीच में यहाँ होता है, और रोप साइड पर कौन होता है? पीवीयू सेकंड होता है यहाँ। तो एक कंसेप्चुअल, अगर आपको डायग्राम दिमाग में है तो मेरे साथ आप सोच रहे होंगे ना, तो ये कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, फिर भी इसको देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है इसमें। बैक्टीरिया ग्रोविंग एनारोबिकली इज सेलुलोजिक मटेरियल प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ विच गैसेस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हल्का सा क्या पूछा गया कि भैया कौन कौन सा ऑप्शन जो है, वो हम जानते हैं कि गोबर गैस प्लांट हमने पढ़ा है, उसमें क्या सेलुलोज मटेरियल का जो होता है वो क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन होता है, जिससे क्या क्या बनता है? मेथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि एक चीज और पूछी इसने, लार्ज अमाउंट में, वरना हम दूसरी गैसेस को काउंट कर सकते थे। लार्ज अमाउंट में सबसे ज्यादा मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसने इन ऑप्शंस में मेथेन यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ अमोनिया दिया गया है, ठीक है। यहाँ तो इसने ऑक्सीजन दे दिया है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। यहाँ ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब इन दो ऑप्शंस में मामला था। अब हम जनरली देखते हैं कि यार वहां मैथिल दिया गया है, केमिस्ट्री अच्छी है हमारी, तो हम सोचते हैं कि यार मैथिल कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन लें या ये लें, क्योंकि मैथिन और मैथिल का फर्क है। तो यहाँ ये आंसर हमको यही करेक्ट देना था। हो सकता है कि जो किया है तो उसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दिया जाए या इसमें बोनस दे दिया जाए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर तो यही है बच्चों। मेथिल और मेथिल में हम जानते हैं केमिस्ट्री का एक तो एल्किल ग्रुप है और एक एल्केन है, तो इसको CH4 करना था। यहाँ पर कोई बात नहीं, अब देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, वो देखा जाएगा। चलिए, लेकिन ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है इसका। अब असर्शन रीजन की क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन फाइलेरिस इज करेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम्ब। बिल्कुल सही बात है। जो फाइलेरिसिस होता है ना, हाथी पांव रोग कहते हैं उसको हिंदी में,
ठीक है, एलिफेंटेसिस बोलते हैं। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन लोअर लिम्ब का जो हिस्सा होता है यही होता है, और उसका रीजन क्या दिया है, फाइलरी वर्म्स यूजुअली लिव इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब की जो लिम्फेटिक वेसल है वहां रहते हैं, इसलिए ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो असर्शन है वो सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। तो इसका जो होगा आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए। इसको हटाना है, चलो कोई बात। चलिए भाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, अब चलते हैं आगे लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, 13 का करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का ऑप्शन ए। आइसोलेटेड सिंगल सेल्स कैन बी फोकस टू प्रोड्यूस सोमेटिक हाइब्रिड। बिल्कुल सही बात है भाई। हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली होता क्या है कि इस तरह से सोमेटिक हाइब्रिड मिलता है। पहले तो सबसे पहले जिसका भी अपन को हाइब्रिड बनाना है उनकी सेल ली जाती है, उनसे प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है, सेलुलोज को रिमूव कर लेते हैं, और सेलुलोज लेस प्लांट सेल्स क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। अब उन प्रोटोप्लास्ट में मान लीजिए एक टोमेटो की प्रोटोप्लास्ट है और एक हमारे पोटैटो की प्रोटोप्लास्ट है, दोनों को फ्यूज कराएंगे, सोमेटिक हाइब्रिड मिल जाएगा हम लोगों को। और सोमेटिक हाइब्रिड कैसा होगा, उसमें डिजायरेबल करेक्टर होंगे, बिल्कुल सही बात है ना। तो जैसे हमने टोमेटो और पोटैटो को लेकर ब्रोमेटो बना दिया, या है ना, तो पोमेटो बना दिया, सॉरी। तो ये इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं पोटैटो और टोमेटो को लेकर। तो दोनों के डिजायरेबल करेक्टर, इसके भी करेक्टर इसके भी करेक्टर किस में आ जाएंगे, हमारे हाइब्रिड में आ जाएंगे। तो ऑप्शन भी, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो सब सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 15। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग sex linked genes Drosophila generation of non parental gene combination are observed। देखो ये तो सही है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें सेक्स लिंक जीन्स जो होते हैं ड्रोसोफिला जनरेशन में नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व किए गए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टू जीन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स शो लिंकेज, ये गलत बात है कि अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, तो उन क्रोमोसोम्स के जीन के बीच में लिंकेज नहीं होगा, एक ही क्रोमोसोम्स के जो दोनों नियरेस्ट जीन होंगे उनके बीच में लिंकेज होगा। तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन सही है। जब रीजन रॉन्ग हो, असर्शन सही हो, तो ऑप्शन कौन सा होता है अपना, सी करेक्ट होता है। तो इसका आंसर सी है। अगला, इन सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ स्पीशीज होती है एस्ट्रेसी वगैरह इनकी, इनमें ऐसा ही होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन मिल जाता है। इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एपोमिक्सिस। चलिए, इनमें सीड का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन और रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन ऑप्शंस जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन है रीजन का वो सही नहीं है। तो हमको कौन सा आंसर देना होता है ऐसी कंडीशन में, ऑप्शन बी। और एक बार और चेक कर लेना आप लोग, ऑप्शन बी देते हैं। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं, क्योंकि एक तो एपोमिक्सिस है और एक पार्थेनोकार्पी है, दोनों अलग अलग चीज में जा रही है। फर्टिलाइजेशन बता रहा है सीड का डेवलपमेंट, एक बता रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड का डेवलपमेंट। तो रीजन नहीं सही, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी अब आते हैं हम लोग सेट किस पर, 3 पर आते हैं, और सेट 3 के देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिस्ट्रोन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए। देखो सीधा जो अपनी किताब की स्ट्रेट लाइन है, फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी डीएनए की सिस्ट्रोन। सिस्टोन के साथ ये बात कंफर्म है कि हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, सिस्टोन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए मैसेंजर आरएनए। कौन, मैसेंजर आरएनए।
तो अगर अपन देखते हैं इसके साथ, तो इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों? मैसेंजर आरएनए। अब देखो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, और वो कंफ्यूजन क्या है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। चलिए, वो कंफ्यूजन क्या है कि यार बच्चा सोचता है कि यार उससे पहली लाइन दे रखी है कि यार पॉली ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए के लिए भी होता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली ये नहीं होता है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल जो एनसीईआरटी की लाइन जा रही है उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए ही करेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टोन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए मैसेंजर आरएनए ओनली। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इन ए पेडिग्री चार्ट इफ टू अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैव ए child with the trait, what is the most likely most of inheritance for the trait वो the of the traits? देखिए, अगर बात की जा रही है कि कंडीशन क्या है, पेडिग्री चार्ट है किसके बीच में? टू अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स के बीच में, हैव अ चाइल्ड विद द ट्रेट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली। देखो कंडीशन क्या है, इफ टू अनअफेक्टेड इंडिविजुअल ऑफ हैव अ चाइल्ड, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, जिनमें कोई भी नहीं है, मेल में भी और फीमेल में भी। चल लीजिए मेल चल के चलते हैं कि मेल में भी कोई डिजीज नहीं है और फीमेल में भी कोई डिजीज नहीं है, उनकी चाइल्ड कैसी होगी? अब देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, हमारे पास जो पर्टिकुलरली क्रॉस था पेडिग्री एनालिसिस का, अगर हम पेडिग्री एनालिसिस के क्रॉस को आपके सामने डील करें, क्योंकि क्वेश्चन को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ये हम लोगों का पेडिग्री एनालिसिस, और पेडिग्री एनालिसिस में कंडीशन क्या है, ये एक दे रखा है आप लोगों को, जहां पर क्या है, जनरेशन जो है ना, जो पेरेंट्स हैं उनमें कोई डिजीज नहीं है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, और उनकी जनरेशन जो है उनमें इनहेरिटेंस हो रहा है, वो कैसा होगा? जनरली हमारे पास एक तो था पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला। ठीक है, जहां पर माइटोनिक डिस्ट्रोफी हो रही थी और जहां पेरेंट्स से जनरेशन में कौन सा आ रहा था, जहां पेरेंट्स में भी था जनरेशन में भी था। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला जिससे पूछा है उसने क्वेश्चन, क्या है कि पेरेंट्स में कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है जो डिजीज शो कर रहा हो लेकिन जनरेशन में आ जाता है। और ये कब आएगा? जब ये ऑटोसोमल रेसेसिव होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा था बच्चों? ऑप्शन बी था। एक्स का तो सवाल नहीं उठता, एक्स का तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या करता है, इनहेरिटेंस करता है। ठीक है, तो और एक्स लिंक डोमिनेंट जनरली मिलते ही नहीं हम लोगों को। तो ये करेक्टर जो था वो ऑटोसोमल रेसेसिव का था। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए वो क्या करता है कि पेरेंट्स में जो इंडिविजुअल्स है उनमें कोई डिजीज होती तो जनरेशन में आती, जैसे यहाँ दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेनेशन है इसका। अगर आप डायग्राम को बड़े ध्यान से देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि एक बार आप ढंग से देखें तो फिर आपको थोड़ा समझ में आता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए वापस आ गया क्वेश्चन वैसी तरह से, और ये जो था वो पर्टिकुलरली जो अपने वन जो है ऑप्शन पर्टिकुलरली उसमें भी पूछा गया है, सेट वन में भी ये है। इफ ए नेचुरल पॉपुलेशन विद 200 इंडिविजुअल्स विद इन ए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन ऑफ टू एलिल्स, कैपिटल ए स्मॉल है। देखो 200 तो उसने उलझाने के लिए दिया है ताकि आप इस डाटा में उलझ जाए। एक कैपिटल ए है, स्मॉल है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको कैपिटल ए स्मॉल ए याद करना, वहां कैपिटल बी स्मॉल बी था उससे सोल्व करना था। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको क्योंकि इसी लेक्चर में आप देख रहे हैं। तो 2 कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हमारे सामने 0.8 है, और 0.8 वन में से हम 0.8 लेस करेंगे तो 0.2 बचेगा हम लोगों के पास। ठीक है, तो 0.2 हो जाता है, 0.8 टू 0.2 कितना हो जाता है 0.16, और 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आंसर आएगा, और जो हमको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन सी हो जाता है। अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोटल डायग्राम दिमाग में रखना है आप लोगों को। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाहता है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू ऑफ टिपिकल मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। तो अगर मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो को हम देखते हैं, इस मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो को हम देखते हैं तो इसके डायग्राम में कैसा बन रहा था हमारी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम, उसको एक बार ड्रॉ करते हैं आपके सामने।
ये कलर आपको दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। चलिए, वहां डायग्राम पर्टिकुलरली इस तरह से बन रहा था बच्चों, याद होगा आप लोगों को, किसका, मोनोकोटिलिडोन्स का। इस तरह से तो एक पर्टिकुलरली स्कूटेलम निकला हुआ था या एम्ब्रियो था, तो इस तरह से यहाँ पर पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बन रही थी। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ था रेडिकल वाला पार्ट और यहाँ पिल्यूम्यूल वाला पार्ट, ये पिल्यूम्यूल और ये रेडिकल। ठीक है, रेडिकल जो होता है उसके आगे अगर आप देखते हैं तो रूट कैप होता है, यहाँ रूट कैप होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो वो चीज जो आपको देखने को मिलती है कि रूट कैप उसके आगे कवर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ अगर अपन चलते हैं तो यहाँ शूट अपेक्स वगैरह होता है, इसके आगे शूट अपेक्स वगैरह था, और शूट अपेक्स के आगे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ कोलेप्टाइल होता है, याद हो तो कोलेप्टाइल, यहाँ शूट अपेक्स होता है, ये स्कूटेलम हो जाता है। ठीक है, ऐसा डायग्राम होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो पूरा बनाना पॉसिबल नहीं, वो डायग्राम टाइम ले जाता है, तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला, स्कूटेलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो, सेंटर में नहीं होता, अगर देखिए सेंटर तो ये है। ठीक है, लेटरल पोजीशन में होता है, साइड में होता है। कौन, स्कूटेलम, ये स्कूटेलम, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ द लोअर एंड हैज रेडिकल एंड रूट कैप कवर्ड बाय कोलेप्टाइल। देखो ये बात देखो, ये प्रीम्यूल से लेकर रेडिकल तक ये एक अजम्पशन लाइन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो हमने काल्पनिक रूप से बना ली है, सपोज कर ली है। और अगर हम देखें तो उसके नीचे रेडिकल वाला पार्ट है, बिल्कुल सही है भाई, ये रेडिकल हो गया, उसके नीचे रूट कैप है, ये भी सही है। और ये कवर्ड बाय कोलेप्टाइल, ये यहाँ गलती कर दी, कोलेप्टाइल यहाँ नहीं होता, यहाँ शूट अपेक्स के आगे होता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम इज एपिकोटाइल। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अबव द स्कूटेलम इज एपिकोटाइल। बिल्कुल कंडीशन क्या है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल पोजीशन की कंडीशन होती है स्कूटेलम की, ऊपर की तरफ होता है स्कूटेलम, तो बिल्कुल सही बात है। शूट अपेक्स, ये शूट अपेक्स यहाँ, एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया, वो भी यही होती है लीफ प्रिमोडिया ऑफ एम्ब्रियो आर इनक्लोज्ड ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। बिल्कुल होलो फोलियर स्ट्रक्चर से कवर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोलेप्टाइल बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया था और बढ़िया घुमाया, मेरे ख्याल अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी, जहां थर्ड और फोर्थ दे रखा है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा था कि डायग्राम बच्चा कितना ध्यान से देखता है, सब लोग बना तो लेते हैं, ध्यान से कितना देखता है, उससे इसका आंसर आराम से आ रहा था बच्चों। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट फॉर रेफरेंस ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म, ये क्वेश्चन जो है सिमिलर, ठीक है, इसको हमको वहां डील करने की जरूरत नहीं होगी। कहां पर, जब हम सेट 1 देखेंगे, सेट 1 में भी सेम क्वेश्चन को वहां पूछ लिए गए, तो सेट 1 में हम इसको नहीं लेंगे, यही ले लेते हैं। Given below are a few statement with reference to the human sperm. Sperm head contain a large nucleus, बिल्कुल सही, उसके हेड में लार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड लोट ऑफ साइटोप्लाज्म। लोट ऑफ साइटोप्लाज्म, भाई ये गलती कर गए, यहाँ इतना साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस ऑफ ए स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड एटीपी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही बात है। स्पर्म मोटिलिटी के लिए क्या होता है, मिडिल पीस जो होता है वो एनर्जी का क्या होता है, भंडार होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी होती है, तो वहीं से मिलता है, एटीपी स्टोरेज होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म हेड इज ए कवर्ड बाई एक्रोसोम, नहीं ये तो बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हेड होता है, जो कवर होता है किससे, एक्रोसोम से। तो यहां तक की तो लाइन सही थी, ये स्टार्टिंग गलत कर दी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। चलिए, फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया, सेकंड ही सही है। तो जहां जहां फर्स्ट है वो रोंग, जहां जहां सेकंड है वो रोंग, जहां जहां फर्स्ट है वो रोंग, तो ऑप्शन सेकंड तो हमारा आ गया है। अब थर्ड, फिफ्थ और सही आएगा, थर्ड, सेकंड नहीं यार, ऑप्शन में क्या कर दिया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय एक्रोसोम। एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, एक बार और देख लेते हैं इसको। स्पर्म हेड कट, ये तो पहला तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस, सेकंड तो बिल्कुल सही है, नहीं सही तो है ना, सेकंड सही है हम लोगों का, मैं बिल्कुल सही ऑप्शन पे चल रहा हूँ, सेकंड सही है ना, ये सही था, इसको मैंने गलती से
गलत ले लिया। ये सेकंड तो अपना सही है, ठीक है ना, सेकंड अपना करेक्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड हमारा रॉन्ग है, और फर्स्ट और थर्ड कहाँ आ रहे हैं, यहाँ यहाँ फर्स्ट आ रहे हैं, ये रॉन्ग है, यहाँ यहाँ फर्स्ट आ रहे हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ थर्ड आ रहा है तो ये भी रॉन्ग है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ये निकल जाए आ गया। फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड अंडरगोज मैच्योरेशन इनटू स्पर्मोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल, स्पर्मेटिड से स्पर्मोजोआ बनते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जहां नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड एक मोटाइल जो होता है स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्रोसोम सिक्रेशन हेल्प इन द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, एक्रोसोमल सिक्रेशन जो होता है उससे क्या होता है, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है वो मेल्ट होती जाती है, और स्पर्म का जो होता है इंसर्टेशन वो आसान हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, जिसमें क्या क्या है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। तो हो सकता होपफुली आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 5 तो हो गया हम लोगों का, चेक कर लेते हैं। हाँ, 6 पे आते हैं। A normal couple produce half the sons of a hemophilic and the half of the daughter as a carrier. हीमोफिलिक कंडीशन है बच्चों, नाम से ही पकड़ में आ जाता है कि यार हमसे पूछना क्या चाह रहा है। हीमोफिलिक कंडीशन पूछना चाह रहा है, जहां कपल क्या है, नॉर्मल है, यानी किसी को भी नहीं है। देखो, जो मेल है उसको तो है ही नहीं, लेकिन जो फीमेल है वो इसकी कैरियर हो सकती है हीमोफिलिक, ठीक है, लेकिन उसमें ये हीमोफिलिया नहीं है। प्रोड्यूस हाफ ऑफ द सन एज ए हीमोफिलिक। ए नॉर्मल कपल प्रोड्यूस हाफ ऑफ द सन इज हीमोफिलिक, जो सन है वो हीमोफिलिक होते हैं, एंड हाफ ऑफ द डॉटर इज ए कैरियर, ये कंडीशन होती है। तो ये कब मिलेगा आप लोगों को, मैंने पहली कंडीशन आपको बना दी है कि कब मिलेगा, आपके सामने शो कर दिया है। चूज द ऑप्शन करेक्ट इंडिकेट द क्रोमोसोम विच द जीन्स ऑफ द थ्रेड्स इज लोकेटेड। जनरली फीमेल क्या होगी, इसकी कैरियर होगी, उस पर हीमोफिलिक जीन होगा पेरेंट्स का, तब जाकर जनरेशन ऐसी मिलेगी। देखते क्या है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं, कहा एक्स क्रोमोसोम फादर पर नहीं है, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया। वाई क्रोमोसोम फादर पे तो हीमोफिलिक जीन होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वन एक्स क्रोमोसोम मदर बिल्कुल सही है, वन एक्स क्रोमोसोम मदर, बोथ द एक्स क्रोमोसोम नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे बच्चे बहुत गलत किए या गलत समझे, इसमें क्या गलत समझे, देखिए, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ डीएनए इज डीएनए इज एटीजीसीसीजीजी। मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दो डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड में ये डीएनए स्ट्रैंड जो है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, और कोडिंग स्ट्रैंड पर क्या है, ए टी टी सी जी ए टी जी, ये नाइट्रोजन बेस है इसमें। देन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द ट्रांसक्रिप्ट हो रहे हैं, जिनमें क्या होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होना है उससे क्या बनना है बच्चों, मैसेंजर आरएनए बनना है, ठीक है। क्या बनना है, मैसेंजर आरएनए बनना है। सपोज कीजिए ये मैसेंजर आरएनए यहां सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो एडेनिन है वो एडेनिन सेम आ जाएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में भी एडेनिन होता है, प्यूरिन तो सेम ही होते हैं। थाइमिन के रिप्लेस कर देगा यूरेसिल, और साइटोसिन वैसे ही हो जाएगा, गवानिन वैसे ही हो जाएगा, एडेनिन वैसे ही हो जाएगा, थाइमिन को रिप्लेस कर देगा यूरेसिल, और गवानिन वैसे ही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो ए यू यू सी, जो हमारे ऑप्शन किससे मिल रहा है, सी में, ठीक है, जी ए यू जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन सी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा बच्चों ने इसको क्या कर दिया, ऑप्शन जो शायद सेकंड कर दिया है, ए को रिप्लेस यू से कर कर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन ए ट्रांजिशनल यूनिट ऑफ यूटीआर इन प्रेजेंट, हम जानते हैं सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ, है ना, कि यूटीआर जो होते हैं वो जनरली कहाँ होते हैं, जनरली ये अपना मैसेंजर आरएनए है, ये इसका 5 डे एंड है, और ये इसका 3 डे एंड है, ठीक है। और ये कहां पर है बच्चों, ये कहां पर है, ये है पर्टिकुलरली राइबोसोम पर है, ये राइबोसोम की यूनिट्स, और उस पे इस तरह से मैसेंजर आ रहे हैं, ये 5 डे एंड, ये 3 डे एंड, ठीक है। और आप जानते हो कि 5 डे एंड जो स्टार्टिंग होता है वहां कौन होते हैं, स्टार्ट कोडोन, जैसे एयूजी वगैरह,
और जो थ्री डायरेक्शन होता है वहाँ स्टॉप कोडन होते हैं, यू डबल ए, यू ए जी, यू जी ए, है ना, ये बात आ जाती है। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूटीआर कहाँ होता है, यूटीआर ये जो स्टार्ट कोडन होता है इससे पहले होता है, और जो स्टॉप कोडन होता है उसके बाद होता है। और ये कहाँ ऑप्शन में है, 5 days एंड बिफोर द स्टार्ट कोडन, बिल्कुल सही है, एंड 3 days एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन, यानी करेक्ट आंसर का है हमारा ऑप्शन डी में, दैट्स ऑल। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे जब ध्यान से पढ़ते हैं तो उनको हमेशा याद आ जाता है। द लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड विद द लाइनिंग, एनसीईआरटी की लाइन है सीधी, जो हम बच्चों को 12 बोलते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड इन द लाइनिंग रेस्पिरेटरी टिश्यूज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पर भी होते हैं, डाइजेस्टिव में भी होते हैं, यूरिजिनल में भी होते हैं। कौन होते हैं? माल्ट, है ना, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोसाइट, है ना, जो है टिश्यूज है, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोसाइट टिश्यूज है। अब ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, इन एड्स एड्स को कंट्रोल करने वाली यूनिट है नाको, ये तो आरसीएस, मुझे लगा केमिस्ट्री वाला आरसीएस हो जाएगा, नहीं, बायो वाला ही है। और ये माल्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था बेटा? ऑप्शन बी माल्ट। ये तो पीबी लाइन से एनसीईआरटी की ऐसी ऐसे आ गया हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला, जैसे हमारा सेट 2 में था, सेट 3 में वैसा ही क्वेश्चन है इवोल्यूशन से। लैंड रेप्टाइल्स विच वेंट बैक इनटू वाटर अबाउट 200 मिलियन ईयर, है ना, टू इवोल्व इनटू ए फिश लाइक रेप्टाइल्स। अब फिश लाइक रेप्टाइल्स कौन थे? सीधा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इक्थियोसोरस थे, ना कि स्टेगोसोरस, ट्राइनोसोरस एंड ब्रेकियोसोरस। तो वो अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें हमको याद रह जाती है एवोल्यूशन में, उनमें तो बोल्ड बोल्ड कर रखी है, ऐसे भी याद रहती है। तो होपफुली आपने क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि ये स्टेट वाला क्वेश्चन है, बच्चों को याद रहेगा तो कर देगा, वह एग्जाम में निकाल नहीं सकता इसको। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सर्टेन वायरस यूज ए बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट बिलोंग टू द जीनस। जो वायरस, जो बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोपोली, जो हेड्रोवायरस होते हैं उस कैटेगरी के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन, देखिए वापस क्वेश्चन आया, तीनों सेक्शन में क्वेश्चन आया इसका, सेट ए में भी आया, सेट 1 में भी आया, सेट 2 में भी आया, सेट 3 में भी आया, सब में पूछा गया है। इसलिए पीबीआर 32 अपने हमेशा हीरो रहता है। क्या क्वेश्चन है? द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ऑफ ई कोली क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322। अब यहां तो एम्पिसिलिन पूछ लिया सेट 3 में, सेट 1 में टेट्रासाइक्लिन पूछ लिया। ठीक है, सेट 1 में एम्पिसिलिन पूछा, एम्पिसिलिन में आंसर क्या है हम जानते हैं कि पीबीआर 322 इस तरह से होता है। ठीक है, यहां उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट होती है, तो यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट होती है। एक साथ दोनों समझ लीजिए, ताकि वहां का भी ऑप्शंस को मैं साथ ही साथ फ्री कर दूंगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस साइट हो गई। यहां मैंने आपको याद कराने के लिए बतलाया था कि आपको इसको ऐसे याद करना है बच्चों, कि यहां जो है कौन है? पूर्वा, पीवीयू फर्स्ट, पूर्वा फर्स्ट। ये कलर आपको दिख नहीं होगा साफ साफ, है ना, मैं चेंज करता हूं इसको, ये लेता हूं, थोड़ा डार्क कलर है। यहां पूर्वा फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट एंड पीएसटी सेकंड, पीएसटी फर्स्ट, सॉरी दोनों फर्स्ट हैं। ठीक है, तो अपन ने कैसे याद किया था कि एमपीसीडी रेजिस्टेंस साइज पे कौन सी रेजिस्ट्रेशन साइड होती है? पूर्वा फर्स्ट आती है भैया, पूर्वा फर्स्ट आती है, पूर्वा पीएसटी, पूर्वा पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट, पूर्वा फर्स्ट। ठीक है, अब यहां आ जाता है अपना भीम, जो भीम है हमारा बीएमएचआई, है ना, वो हमारा साला है SL1। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो जाता है बच्चों? ये बीएमएचआई, ये इस क्वेश्चन आता है। अब सेम क्वेश्चन कहां पूछा गया है? सेट 1 में पूछा गया है। सेट 1 में पूछा गया है एम्पिसिलिन की जगह टेट्रासाइक्लिन में कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहां SL1 ऑप्शन में दे दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एम्पिसिलिन जो एसेंस जीन्स होता है उसमें कौन सा क्लोनिंग वेक्टर PBR32 जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है? तो आपको देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये रहा हमारा एम्पिसिलिन, पीवीयू फर्स्ट कहीं है, पीवी फर्स्ट कहीं नहीं है, पीएसटी फर्स्ट है, ये रहा पीएसटी फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो असर्शन रीजंस के हैं। और पहला क्वेश्चन तो हमारा जो है वो डिफरेंट है। एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल मेड बाय द लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही है। जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, और लिम्फोसाइट वाला फंक्शन करती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये आगे बहुत परेशान करता है अपन को। चलिए अब आते हैं अपन लोग
एन एंटीबॉडी बाइंड्स टू द स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजेंस एंड न्यूट्रलाइज टू ऑड इफेक्ट। बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, जो वाई शेप की होती है हमारी एंटीबॉडी, उसकी इस पर्टिकुलर साइट पर क्या होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन आता है तो उसके साथ क्या होता है, ये इंटरेक्ट करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। और ये प्रोटीन मोलिक्यूल बॉडी है, लिम्फोसाइट जस्ट लाइक, है ना। तो दोनों जो है वो सही ऑप्शन है, इसका एक्सप्रेशन भी सही है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए है। चलो, मेल कंट्रासेप्टिव निरोध वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बिल्कुल सही बात है भाई। निरोध जो होता है वो ओवम और स्पर्म को मीटिंग नहीं करने देता, दोनों को मिलने नहीं देता। ठीक है। इट इज मेड ऑफ थिन रबर। बिल्कुल सही बात है। लेटेक्स रबर से होता है। शीथ एंड यूज टू कवर द पेनिस बिफोर कोटियस, यानी इसको पेनिस के ऊपर पहनना 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 होता है, जिससे कोटियस हो तो उससे क्या हो कि दोनों ना मिल पाए। ये सही बात है। एक्सप्रेशन और असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका एक्सप्रेशन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये वही आ गया क्वेश्चन, इसको तो डील करने की जरूरत ही नहीं है, वहां डील कर लिया हमने और ये भी डील कर लिया 15 16। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। कौन सा हिस्सा कंप्लीट हो गया हम लोगों का, ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने कवर कर लिया हम लोगों का क्वेश्चन का वो पोर्शन जिसमें हम लोगों को जो सेट 2 था और 3 था उसके एमसीक्यू और असर्शन रीजन हो गए। अब उनमें से जो कुछ बचे बचे क्वेश्चन थे, है ना, वो हम लोग डील कर लेते हैं कि सेट 1 में कौन कौन से आए थे। तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन डील करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंट। थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखा है मैंने, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे। ठीक है। तो स्प्लाइसिंग को हम जानते हैं, अगर स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हो रहा है पर्टिकुलरली और स्प्लाइसिंग के प्रोसेस की बात की जा रही है, तो वो जनरली आप देखिएगा आरएनए वर्ल्ड से रिलेटेड है। सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, उसी के लिए तो हो रहा है स्प्लाइसिंग यूकेरियोट्स में। तो ये किससे रिलेटेड, डीएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड, प्रोटीन वर्ल्ड, लिपिड वर्ल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है आरएनए वर्ल्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरॉन बाय द रिप्रेसर। देखो रिप्रेसर के बारे में पूछा गया है और ये भी एनसीईआरटी की लाइन ही है बच्चों कि जब भी आप रिप्रेसर की बात करते हो, लेकोपेरॉन की बात करते हो, तो जितने भी रेगुलेशन है, इंड्यूसिबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो लैक्टोज करता है। ठीक है। रिप्रेसेबल भी हालांकि नेचर है रिप्रेसर उसकी रिप्रेस की, लेकिन नेगेटिव जो रेगुलेशन है वो होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, ना कि पॉजिटिव रेगुलेशन या रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल तो जनरली कौन है, हमारा लैक्टोज काम करता है, लेकिन पूरा होल प्रोसेस में इस रिप्रेसर की रोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेगेटिव रेगुलेशन होता है लेकोपेरॉन, है ना। हम जानते हैं कि जो पीआईपी होता है, ठीक है, और ये इसमें तो आई जीन से क्या बनता है, ये रिप्रेसर बनता है। तो ये रिप्रेसर फिर क्या करता है, उस लैक्टोज पे जाके कनेक्ट हो जाता है, तो उससे उसको काम नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जो सॉरी ऑपरेटर साइड जो होता है उस पर कनेक्ट हो जाता है और ऑपरेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये तो लंबा प्रोसेस चल जाएगा, बस हमको तो इतना सा आंसर इसका मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो स्नैप्स होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो किससे रिलेट करते हैं। देखो अगर हम देखें पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ, अगर हम बात करें एचजीपी की, तो एचजीपी में सिंगल बेस जो डीएनए डिफरेंसेस होते हैं उन पे काम करते हैं। सीधा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नहीं है। सिंगल चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ मैसेंजर आरएनए, सिंगल बेस जो होते हैं, मतलब ही उसी का वही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नाम था। तो सिंगल बेस पॉलीमॉर्फिज्म मतलब रेफरेंसेस डिफरेंसेस। ठीक है। तो नाम से मालूम पड़ जाता है कि सिंगल बेस के लिए था पर्टिकुलरली। तो ध्यान रखना, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस इसका राइट आंसर है। सीधा क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन उसी तरह से आ गया कि पर्टिकुलरली जो हार्डी वेनबर्ग है, यहाँ सेट 3 में क्या जो क्वेश्चन था उसकी तरह सेम है। यहाँ वैल्यू चेंज कर दी गई है बस। वैल्यू क्या कर दी गई, पॉइंट ए की 6 है, पॉइंट उसकी पॉइंट ए की क्या होगी, स्मॉल ए की 0.4। ए पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 0.6 क्या करना है हमको, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.6 है। ठीक है। और स्मॉल ए की कितनी है, 0.4 है। बाद में हमको फुल से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2a है। 0.6 और 0.4 0.24 हो गया, और 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.48 आएगा, जो ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। और जो अगला क्वेश्चन था फोर्थ, वो उसी तरह से था स्पर्म वाला, स्पर्मेटोजेनेसिस, वही करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से, तो इसको दोबारा देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, जो भी हमने डील किया था। अगला क्वेश्चन वो इसी तरह से बना दिया, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देख नहीं पाया था, तो अपर से देख नहीं पाया था। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हो, लेकिन देखो कंडीशन वही है कि जनरेशन में कुछ भी नहीं हो, पेरेंट्स में कोई भी जो है वो करेक्टर नहीं है, जनरेशन में आ जाते हैं। तो जनरली
इस कंडीशन को अगर अपन देखें तो अभी बतलाया था हम लोगों ने, ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाली कंडीशन है, ठीक है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव, अभी इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि जनरेशन पेरेंट्स में नहीं, जनरेशन में करेक्टर आ रहा है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। अगला कौन सा है, अबाउट सीड, सीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। एक स्टेटमेंट था नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव एन नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, ठीक है। एक तो हमको ये दिया गया था, देखो भाई नो, अपन इसको मैं पर्टिकुलर देखे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है उसमें नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, ये तो गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें होता है। अगला है रेसिडुअल परसिस्टेंट, ये सारा अपन को सारा का सारा किसके बारे में ध्यान रखना है, सीड के बारे में ध्यान रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन व्हीट इज नाउन एज ए पेरिस्पर्म। अगर आप बात करो व्हीट में पेरिस्पर्म कहाँ होता है, ठीक है, तो सवाल नहीं उठता। तो ये तो यहां पर भी नहीं है, वो काली मिर्च वगैरह इनमें होता है ना, तो इसमें तो ये बात ही नहीं होती है। अगला है इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन ऑफ एज ए टफ प्रोटीन सीड कोट, बिल्कुल। इंटेगमेंट क्या होता है, टफ सीड कोट बनाता है सीड के अंदर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो इन डोरमेंसी, डोरमेंसी में सही बात है, डोरमेंसी जब होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और अगर अपन देखें कि ऑप्शन थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो किस में मिल रहे हैं हम लोगों को, ऑप्शन सी में मिल रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये भी ध्यान रख रहा हूँ, आपको सीड के बारे में मालूम है, क्या होते हैं मोनोकोट, डाइकोट सीड, एम्ब्रियो क्या होता है, किस तरह से होता है, तो वो इजी गोइंग में आप इन ऑप्शन को समझ रहे होंगे, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वीट ऑफ वाट ऑफ द फ्लोइंग नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन थे, मैं इतना टाइप नहीं कर पाया, तो अलग अलग ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो था वो था लिंक्ड जीन लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आप जानते हो यार कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उस पर अगर लिंक्ड जीन होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ होगा, तो हर जनरेशन में साथ साथ जाएंगे ना, तो लिंकेज ज्यादा होगा वहां पर। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तो बिल्कुल खिलाफ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो बोलते हैं क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं उससे न्यू रिकॉम्बिनेशन आते हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। और जो हम लोग बात करें यहाँ जो बोल रहा है उसने कि भाई किस कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो नहीं कर रहा, तो इन चार स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट ऐसा था जो लिंकेज को प्रमोट कर रहा है कि भाई लिंक्ड जीन लोकेटेड ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमारे जो नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर था सी। जिन बच्चों के पास किए उसको देख लेना, सी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्टिंग्विश ए मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है कैंसर में, वो मूव होता है वन प्लेस टू अनदर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। मेटामॉर्फोसिस तो बिल्कुल कायांतरण हो गया भाई, फॉर्म चेंज, लार्वा जो होता है, लार्वल फॉर्म जो होती है उससे क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, उस पे आ जाता है। मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल अलग है, हम लोगों की डाइजेशन से रिलेटेड चीज है। मेटाजेनेसिस बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो सही आंसर था इसका मेटास्टेसिस, जहां पर ट्यूमर मूव करता है वन प्लेस टू अनदर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन करेक्ट आंसर बी हो गया। अगला है क्लोनिंग साइट वही प्रेजेंट इन द टेट्रासाइट, इसे पहले हमने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, SL1 है, अभी हमने बतला दिया था, बार बार देखने की कोई बात ही नहीं है। बोटल फ्रूट जूस आर ए क्लियर ए क्लियर एजेंट, सॉरी क्लियर एजेंट। अब अपन जानते हैं कि बोटल फ्रूट जूस है वो, उसमें काफी थ्रेड्स होते हैं, वो होता है, इनको साफ करने के लिए हम इनमें से क्या मिलाते हैं, सीधा सा किताब की हमारी बुक की एनसीईआरटी की लाइन से, ताकि पैक्टिनेज और प्रोटीजेज मिलाते हैं इसमें हम लोग, क्या मिलाते हैं, पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस, लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीजेस, सेलुलेज, न्यूक्लियसेस, लाइपेजेस, तो पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस मिलाते हैं, सीधा क्वेश्चन था बच्चों। अगला, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स इन द गेलापेगो आइलैंड डार्विन फाउंड इन द ऑल द फिंचेस अरोज फ्रॉम द ओरिजिनल एंसेस्टर। बिल्कुल, जो उससे उसको लगा कि भैया जितनी भी सब थी ये एक ही एंसेस्टर से आई हैं, तो ये क्या थी, इंसेक्ट ईटिंग थी या सीड ईटिंग थी या कैक्टस ईटिंग थी, फ्रूट थी। क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया, ये सब सीड ईटिंग थी, हम जानते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट बस हमको ये क्वेश्चन ध्यान देने थे बच्चों, असर्शन रीजन वाले सारे के सारे क्वेश्चन कौन से थे, जो सेट 2 और सेट 3 वाले क्वेश्चन थे, इसलिए उनको डील करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। इस तरह से हम लोग ये बात कवर कर रहे हैं बच्चों कि हम लोगों का सेट 1, 2 और 3 में कौन कौन से असर्शन क्वेश्चन आए, कौन से रीजन असर्शन वाला है और कौन से एमसीक्यू आए। तो मेरा मेन टारगेट ये था कि एक बच्चा पूरा भी तैयारी करके आया है, बायो का पेपर दे लिया उसने, अब थोड़ा सा फ्री भी हो गया होगा,
तो इन क्वेश्चंस को देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आप लोगों ने देखेंगे और आप अच्छी तरह से इनको थोड़ा सोचेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले नीट में जो मई में होने वाली 4th मई को उसमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए लेक्चर काम का होगा। कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई ऑप्शन से आपको कोई बात कहनी है जो आपको लगता है कि दूसरा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सैटिस्फाई करूँ उस आंसर के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आप लोगों को नीट और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए बेस्ट विशेस। गुड डे एंड गुड बाय।